आई होप कि आप मस्त होंगे। एंड आज के इस वाली वीडियो में हम जानेंगे विजयनगर साम्राज्य में किसको क्या बोला जाता था। यानी कि हमने पिछली वीडियो में विजयनगर साम्राज्य के चार राजवंशों के बारे में पढ़ा था, जिसमें कालू ये दोनों यानी कि वंश बहुत ही जोरदार रहे और इस दोनों वंशों से क्वेश्चन भी बनते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के पहले आप लोग उस वीडियो को प्ले लिस्ट से देख लीजिए। अगर हम बात करें विजयनगर साम्राज्य में किसको क्या बोला जाता था, तो हमारे भारत में अभी भी राज्य है, जिला है, गांव है, तो सेम प्रोसेस था। विजयनगर साम्राज्य में भी गांव था, जिला था और राज्य था, लेकिन उसको हम लोग अभी राज्य को स्टेट बोलते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य में राज्य को राज्य नहीं बल्कि राज्य को मंडल बोला जाता था। क्या? राज्य को मंडल बोला जाता था। और जो भी जिलाएं थी उस टाइम पे ना, उन जिलाओं को कोठम या फिर वलनाडु के नाम से जाना जाता था। और जैसे अभी हमारे वर्तमान में प्रखंड हो गया, पंचायत हो गया, तो इसमें गांव का समूह आता है, तो गांव के समूह को प्रखंड या फिर पंचायत के नाम से जानते हैं। लेकिन विजयनगर साम्राज्य में जो भी गांव का समूह था, यानी कि लगभग 50-60 गांव के समूह थे उस टाइम पे, तो उस टाइम पे हम लोग गांव के समूह को मेलाग्राम या फिर नाड़ू के नाम से जानते थे। और विजयनगर साम्राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई गांव थी। अभी भी हमारे सरकार में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई ग्राम को ही माना जाता है, यानी कि गांव को ही माना जाता है। तो उस टाइम पे भी गांव था, और लेकिन गांव को उस टाइम पे हम लोग ऊर बोलते थे। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, यहाँ से पूछेगा आप लोगों से कि विजयनगर साम्राज्य में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी, तो मंडल या फिर प्रांत, राज्य भी कह सकते हैं। और विजयनगर साम्राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी, तो ऊर या फिर गांव हम लोग इसको कह सकते हैं। ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य में जो भी जमीन के क्रय विक्रय यानी कि सेलिंग और परचेज का काम करता था, जो भी विजयनगर साम्राज्य में कुछ जमीन खरीदता था फिर जमीन के भाग को बेचता था, तो उस जमीन के सभी दस्तावेज यानी कि जमीन के सभी दस्तावेज एक व्यक्ति के पास था, और उस व्यक्ति का नाम था कणिक। और कणिक एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास जमीन के सभी दस्तावेज मौजूद थे, जो कि विजयनगर साम्राज्य का था ना। और विजयनगर साम्राज्य के आय का स्रोत क्या था? टैक्स था। और इसमें विजयनगर साम्राज्य में जो भी वर वधु विवाह करते थे, यानी कि जो भी लड़का और लड़की विवाह करते थे, उन दोनों को भी टैक्स पे करना पड़ता था, यानी कि उन दोनों को भी कर देना पड़ता था। लेकिन विजयनगर साम्राज्य में जो भी महिलाएं विधवा होती थी और उन विधवा से कोई विवाह करता था, तो उस व्यक्ति को टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, क्योंकि वो समाज का कल्याण के लिए कार्य किया गया है। तो जो भी अगर नौ युवक हैं, मतलब कि पहली बार विवाह कर रहे हैं, तो वर को भी टैक्स देना पड़ता था और वधु को भी, मतलब कि दूल्हा को भी और दुल्हन को भी टैक्स पे करना पड़ता था विजयनगर साम्राज्य के राजाओं को। लेकिन जो भी वृद्ध महिला होते जो भी विधवा महिलाएं होती थी, उनसे अगर कोई विवाह करता था तो उनको टैक्स पे करना नहीं पड़ता था। ठीक है। और जो भी विजयनगर साम्राज्य में शहीद होते थे, तो शहीद के परिवार को जीने खाने के लिए जमीन के टुकड़े को राजा देता था। तो जमीन के टुकड़े को जब राजा देता था परिवार को जीने खाने के लिए, तो उस टुकड़े को हम लोग कहते थे रक्त कोगड़े। रक्त कोड़गे ना, यहाँ पे बाय मिस्टेक रक्त कोड़गे, यानी कि रक्त कोड़ के जमीन के टुकड़े का भाग है। क्योंकि विजयनगर साम्राज्य में तो सैनिक होते ही हैं, किसी भी राज्य में तो सैनिक जाहिर सी बात है हो गए हैं। बिहार में भी सैनिक है, यूपी में भी सैनिक है, पश्चिम बंगाल, गुजरात, सभी के एक अपने अलग अलग सैनिक है। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो भारत की भी एक अपनी अलग सैनिक है। तो उसी प्रकार से विजयनगर साम्राज्य की भी एक अपनी सैनिक थी। तो उस सैनिक में जो भी सैनिक मर जाता था, तो उसके परिवार को जीने खाने के लिए अभी मुआवजा मिलता है, उस टाइम पे जमीन के टुकड़े को दिया जाता था। उसको हम लोग रक्त कोड़गे कहते हैं। और युद्ध में जो भी वीरता दिखाता था, तो अभी जैसे मान लीजिए अगर कोई युद्ध में वीरता दिखाता है, तो उस वह जिस पद पे है उसको उस पद से उठा करके उसके अगले वाले पद पे बैठा दिया जाता है, यानी कि सम्मानित के पद पे, सम्मान के पद पे। अगर कोई नीचे वाला सैनिक है तो उसके ऊपर वाले सैनिक के पद पे लाया जाता है। सेम प्रोसेस इसी में भी होता था। जो सैनिक युद्ध में वीरता से लड़ता था, यानी कि युद्ध में जीतता था, युद्ध में लड़ता था अच्छे तरीके से, उस सैनिक को हम लोग सम्मानित करते थे विजयनगर साम्राज्य में। और सम्मानित करने के तौर पे उसको हम लोग काड़ा, जैसे मान लीजिए अगर आप लोग देखिएगा फिलहाल में हमारे जैसे युवक को ही, उसमें उसके हाथ में कड़ा रहता है, मतलब कि ऐसे सोना का, चांदी का, पीतल का, तांबा का, है ना, स्टील का सब रहेगा। ऐसे कड़ा पहनता है वो सब, कड़ा मतलब कि चूड़ी टाइप का पहनता है, एगो इसमें पहन लेगा 5 गो, इसमें पहन लेगा 5 गो, धागा वगा सब बांध लेगा। तो अभी फिलहाल में वो तो फैशन के लिए हो गया। लेकिन जब विजयनगर साम्राज्य में कोई युद्ध वीरता से लड़ता था, तो उस वीरता से हम लोग
ना उसके पैरों में इस कड़े को पहनाते थे और उस कड़े का नाम था ना गंड प्रेत, यानी कि पैरों में पहनाए गए कड़े को विजयनगर साम्राज्य में सम्मानित के रूप में देखा जाता था और उसको हम लोग पैरों में पहनाते थे। ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य के सैन्य नायकों को हम लोग सेना बोलते थे और सैन्य विभाग को हम लोग ना यानी कि सैनिक का जो विभाग था उसको हम लोग कदाचार बोलते थे। यहाँ से हम लोग पढ़ चुके हैं। एंड थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे तो सैन्य विभाग में एक होता है जो कि सैनिकों का मालिक होता है, तो उस सैनिक के मालिक को दंड नायक या फिर सिरा नायक के नाम से बोला जाता था, यानी कि जाना जाता था। और थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे तो जो भी उत्तर भारत से लोग आए हुए थे दक्षिण भारत में, समझिएगा विजयनगर साम्राज्य चूंकि दक्षिण भारत का ही एक स्वतंत्र राज्य था, तो जो भी उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आए हुए थे व्यक्ति उसको हम लोग क्या बोलते थे, तो उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आए हुए व्यक्तियों को बड़वा बोलता था। बड़वा, बड़वा, आप लोग यहाँ पे कुछ समझिएगा ना, निगेटिव नहीं सोचना है यहाँ पे। जो भी उत्तर भारत से दक्षिण में भारत में आए हुए व्यक्ति थे उसको हम लोग बड़वा बोलते थे, यानी कि ब फिर रा फिर वा, भड़वा नहीं ना। देखिए, और विजयनगर साम्राज्य में जो भी मंदिर थी और उस मंदिर में जितनी भी स्त्रियां थी, जितनी भी महिलाएं थी, उन महिलाओं को देवदासी के नाम से जाना जाता था। और इन देवदासियों को राजा के द्वारा एक जमीन के टुकड़े को दिया जाता था और इन देवदासियों से कभी भी टैक्स नहीं मांगा जाता था, क्योंकि ये मंदिर की सेवा करती थी और मंदिर में ही अपना झाड़ू पोछा भगवान की भक्ति जो भी है वो सब मंदिर में ही करना होता था इन लोगों को। तो राजा के द्वारा इन लोगों को देवदासी के पद से यानी कि नवाजा गया था और इनको राजा के द्वारा सारी सुविधाएं दी जाती थी जिसको कि इन लोगों को जरूरत होती थी। और विजयनगर साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार था महानवमी का त्योहार। महानवमी मतलब दशहरा होता है ना, दशहरा महानवमी। तो विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रमुख त्योहार महानवमी का था। और विजयनगर साम्राज्य में एक संगीतकार हुए जिसका नाम था लक्ष्मी नारायण। एक संगीतकार का नाम है और इन लक्ष्मी नारायण का एक पुस्तक है संगीत सूर्योदय। एक पुस्तक का नाम है संगीत सूर्योदय ना, संगीत सूर्योदय एक पुस्तक का नाम है जिसकी रचना लक्ष्मी नारायण ने किया है। और विजयनगर साम्राज्य में सबसे प्रसिद्ध है ना संगीत वाद्य था वीणा, यानी कि संगीत बजाने वाला अभी के समय में हारमोनियम तो पे पे आ गया है, उस टाइम पे वीणा ही था। और विजयनगर साम्राज्य की चित्रकला को हम लोग लिपाची चित्रकला के नाम से भी जानते हैं। और विजयनगर का साम्राज्य में एक शैली थी जो कि यक्षणी शैली थी और इस शैली में हम लोग ना संगीत यानी कि गाना और बजाना, नाच और गान को अगर हम शामिल करेंगे तो यह यक्षणी शैली हो जाएगी जिसमें कि संगीत और नृत्य दोनों ही शामिल थे। तो ये रही पूरी विजयनगर की साम्राज्य में किसको क्या बोला जाता था, हमने पढ़ लिया है। एंड अगले वीडियो में हम लोग बहमनी राज्य के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।